तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बता दूँ आपको। तो हम लोग कर रहे थे सप्लाई, ठीक है। तो हम लोग ने पिछली वीडियो में सप्लाई आधा कंप्लीट कर लिया था, तो फटाफट से मैं आपको जो पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिया था उसको एक बार रिवाइज कराता हूँ। उसके बाद हम लोग गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और रिवीजन खत्म करते हैं। आज सप्लाई का सेकेंड पार्ट है और इस पार्ट में ये रिवीजन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था सेक्शन 7(1), मतलब सेक्शन 7 की सीरीज चल रही थी हमारी सप्लाई के लिए, ठीक है। सप्लाई किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 7(1)(a). अब 7(1)(a) में क्या होता है। 7(1)(a) मतलब सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर किए गए हैं और वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, ठीक है। तो उसे सप्लाई बोला जाएगा। सेक्शन 7(1) सीधी सीधी बात बोलता है, आपके पास 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए तो उसका सप्लाई मान लेंगे। क्या 3 कंडीशन। पहला, गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। पहला, गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बदले आपको कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। और तीसरा, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को 3 चीज के डेफिनेशन समझने पड़े थे। 3 नहीं 4 चीज, गुड्स का, सर्विस का, कंसिडरेशन क्या होता है और बिजनेस क्या होता है, ठीक है। 4 चीज के डेफिनेशन हम लोग ने देखा था। गुड्स, गुड्स क्या होता है, कोई भी मोबाइल प्रॉपर्टी जो इंक्लूड करता है एक्सटेनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, ठीक है। और क्या एक्सक्लूड, मतलब वो इंक्लूड नहीं करता, क्या इंक्लूड नहीं करता, मनी एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। और इसमें एक नोट था, पीएसएल सर्टिफिकेट को क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमने सर्विस की डेफिनेशन देखी थी। सर्विस की डेफिनेशन मतलब क्या, कोई भी चीज गुड्स को छोड़ के और मनी एंड सिक्योरिटीज को छोड़ के, मनी एंड सिक्योरिटीज दोनों जगह से बाहर करके रखा हुआ था, ठीक है। चलिए आगे। हमने देखा था ये क्या है, इसमें एक चीज इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है, यूज, मतलब जिसके लिए हम लोग सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक। सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज करें जिसके लिए, किस चीज के लिए, यूज ऑफ मनी के लिए, कन्वर्जन फॉर्म के लिए और ब्रोकरेज, ठीक है। ब्रोकरेज किस पे लगता है, सिक्योरिटी पे ब्रोकरेज लगता है, ब्रोकरेज पे जीएसटी आएगा। यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी क्या होता है, अगर हमने किसी को पैसे दिए यूज करने के लिए और उसके बदले हम लोग कुछ अलग से कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे यूज ऑफ मनी, ठीक है। जैसे लोन दिया, लोन मनी है, लोन पे, लोन ना तो गुड्स है ना तो सर्विस है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हम लोग ने चार्ज किया है उस पर जीएसटी लगेगा, उसको सर्विस माना गया है लेकिन उसे एग्जाम कर दिया गया। आप एग्जाम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर हम लोग ने कन्वर्जन फॉर्म देखा था। कन्वर्जन फॉर्म क्या होता है, कन्वर्जन फॉर्म मतलब एक करेंसी को दूसरी करेंसी बनाना, उसके लिए जो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया है उसे सर्विस बोलेंगे। एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में करना, उसके लिए जो कंसिडरेशन चार्ज किया है उसको बोलेंगे हम लोग, सर्विस, सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक। चलिए डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स को सेकरा में कवर किया गया, उसको सिक्योरिटीज बोलेंगे और सिक्योरिटीज ना तो गुड होती है ना तो सर्विस होती है। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने बताया था, 2 टाइप की डिलीवरी होती है, एक एक्चुअल डिलीवरी, एक नेट सेटलमेंट मेथड। अगर एक्चुअल डिलीवरी हो रही है तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, उस पर जीएसटी आ जाएगा। लेकिन अगर नेट सेटलमेंट मेथड है तो उसे सेकरा में सिक्योरिटीज माना गया और सिक्योरिटीज ना तो गुड्स होती है ना तो सर्विस होती है। चलिए आगे। सिक्योर डेप, सिक्योर डेप में क्या है, डेरिवेटिव था सिक्योर डेप, सेक्रेक के अंदर डेरिवेटिव माना गया इसको, तो ना तो ये गुड्स है ना तो एक सर्विस सर्विस है। एक क्लेरिफिकेशन था, क्लेरिफिकेशन क्या, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी के शेयर्स होल्ड करके रखती है तो ना तो वो गुड्स है ना तो वो सर्विस है, क्योंकि वो सिक्योरिटीज ही है, ठीक है। चलिए हम लोगों ने एक और पढ़ा था, कॉस्ट पेट्रोलियम, प्रॉफिट पेट्रोलियम। यहाँ पर जो भी पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस मिलता है उसके बदले जो भी कंसिडरेशन देते हैं हम गवर्नमेंट को, तो वहाँ पर हम लोग रॉयल्टी देते हैं, प्रॉफिट पेट्रोलियम देते हैं, कॉस्ट पेट्रोलियम देते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट पेट्रोलियम पे जीएसटी आता है पर उसे एग्जाम करके रखा हुआ है, ठीक है। और जो रॉयल्टी है उस पर जीएसटी आता है, लेकिन जो कॉस्ट पेट्रोलियम है वो कोई सर्विस नहीं है, मतलब वो गवर्नमेंट को सर्विस नहीं दिया है, खुद को सर्विस दिया है, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा, खुद से जीएसटी कैसे चार्ज करेगा वो, ठीक है। अब आते हैं कंसिडरेशन की बारे। कंसिडरेशन का डेफिनेशन देखा था। कंसिडरेशन मतलब क्या, कि बदले में कुछ मिलना, ठीक है। हम लोग ने यही पढ़ा था, बदले में कुछ मिलना होता है। अभी गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, अगर हम लोग देखेंगे बिना कंसिडरेशन के अगर फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई किया तो सप्लाई माना ही नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने इसका एक्सेप्शन भी पढ़ा था, एक्सेप्शन 7(1)(c) में पढ़ा था, वो अभी रिवाइज कराता हूँ मैं, तो आपको पता याद आ जाएगा। फिर देखते हैं कंसिडरेशन विदाउट गुड्स एंड सर्विस। अब सिर्फ कंसिडरेशन दे दिया, गुड्स एंड सर्विस नहीं मिला उसके बदले, तो उसे भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन उसमें एक है कि अगर डोनेशन या गिफ्ट दिया है किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, ठीक है, लेकिन आपका पर्पस अगर फिलेंथ्रोपिक है तो सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर आपका पर्पस एडवर्टाइजमेंट है तो उसे क्या माना जाएगा, तो उसे सप्लाई माना जाएगा, उस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बिजनेस की डेफिनेशन। बिजनेस की डेफिनेशन वही सेल, सेल ट्रांसफर बार्टर वगैरह नहीं, मतलब किसी भी चीज को अपन सेल कर रहे हैं, मतलब बिजनेस क्या है हमारा, हमारा एक प्रॉपर बिजनेस है। जैसे कार डीलर का कार सेल कर रहा है तो वो उसका बिजनेस है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्टर अपनी कार सेल कर रहा है पर्सनल यूज वाली, तो उसका बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो जो बिजनेस है उसको सप्लाई माना जाएगा, जो बिजनेस नहीं है उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। बिजनेस में क्या आता है, ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, वोकेशन, ठीक है। मैंने बताया था इसमें फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम और रेगुलेरिटी मैटर नहीं करती, ठीक है। सेक्शन 7(1)(a) बताया था। सेक्शन 7(1)(a) में क्या था, अगर इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी अपने मेंबर्स के साथ कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज ले रही है, उसके बदले में कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रही है तो उसे दोनों को सेपरेट पर्सन माना जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज के मतलब जीएसटी के प्रोविजंस उस पर क्या
एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब आते हैं सेक्शन 7(1)(b। पहले ये सेक्शन पहले नहीं होता था, तो इन दोनों को एक ही पर्सन माना जाता था, अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी और मेंबर्स को। चलिए, अब सेक्शन 7(1)(b की बात करते हैं। सेक्शन 7(1)(b) क्या था? इंपोर्ट और सर्विस कर रहे हैं और बदले में कंसिडरेशन ले रहे, भले से वो बिजनेस पर्पज के लिए या पर्सनल पर्पज के लिए, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 7(1)(b पर कर लिया था हम लोगों ने। अब सेक्शन 7(1)(c ये डीम सप्लाई था। यहाँ पे कंसिडरेशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कंसिडरेशन नहीं होगा मेजरली। सेक्शन 7(1)(c में वो चीजें कवर है जिस पर कंसिडरेशन हमें नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उसे सप्लाई मानते हैं। वो हमने जो पॉइंट पढ़ा था ऊपर कंसिडरेशन वाला, उसका एक्सेप्शन है ये। ठीक है, अब परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, अगर हमने कोई अपना बिजनेस एसेट का परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, उस पर हम लोग ने आईटी से अवेल कर रखा था, आईटी से अगर अवेल कर रखा था तो उसे सप्लाई माना जाएगा, और आईटीसी अगर अवेल नहीं कर रखा था तो सप्लाई नहीं माना जाएगा और आईटीसी भी आगे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात याद रख लीजिए, अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस एसेट का परमानेंट ट्रांसफर किया जिस पर आपने आईटीसी अवेल कर रखा था, तो सप्लाई मान लिया जाएगा, भले से वो विदाउट कंसिडरेशन किया है। ठीक है, अब प्रिंसिपल और एजेंट का हम लोग ने पढ़ा था, इसमें दो तरह के एजेंट पढ़े थे हम लोगों ने, नॉर्मल एजेंट और डेलिकेट एजेंट की बात की थी। अगर एजेंट अपने नाम पे बिल इशू करता है तो वो कवर्ड हो जाएगा इसमें, मतलब उसे डीम सप्लाई मान लिया जाएगा, लेकिन अगर एजेंट अपने नाम पे इशू नहीं करता तो उसे कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब डेलिकेट एजेंट में भी हम लोग ने पढ़ा था, अगर वो शेड्यूल 1 में कवर होता है तो जो इंटरेस्ट उस पर चार्ज करेगा वो 15(2)(d) में इनवॉइस वैल्यू में ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर वो कवर नहीं होता शेड्यूल 1 में तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट हो जाता है एग्जाम। ठीक है, चलिए इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसके बाद देखा था हम लोगों ने सप्लाई ऑफ सर्विस गुड्स एंड सर्विसेज, रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन को हमने रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन भी पढ़ी थी। ठीक है, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया है, भले से बिना कंसिडरेशन के किया है, उसे क्या मान लिया जाएगा, उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। फिर इंपोर्ट और सर्विस देखा था, इंपोर्ट और सर्विस एक ऊपर भी देखा था, लेकिन यहाँ नीचे देख रहे हैं, वहाँ पे कंसिडरेशन जरूरी था, यहाँ पे कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, लेकिन किससे होना चाहिए, रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन से होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, वहाँ पे बिजनेस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, इतना हम लोग ने पढ़ लिया था। अब आते हैं नीचे, यहाँ पर डेफिनेशन थी, रिलेटेड पर्सन कौन होता है, कॉमन डायरेक्टर कॉमन पार्टनर हुआ तो रिलेटेड पर्सन होता है, मेंबर ऑफ सेम फैमिली हुआ, अगर ये चाह रहे हैं, अगर ये होल्डर डिपेंडेंट है तो ही रिलेटेड माने जाएंगे, इन लोग हमेशा रिलेटेड माने जाएंगे। अगर वो होल्ड करता है 25% से ज़्यादा तो फिर आपस में ये दोनों रिलेटेड हो जाएंगे। एम्प्लॉय एम्प्लॉय हमेशा रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अभी थर्ड पर्सन किसी दो पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, इनके बीओडी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो दोनों आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, दो पर्सन मिलके किसी एक पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन देख लिया था हम लोग ने। अगर आपकी दो जगह ब्रांचेस है, महाराष्ट्र में आप दोनों जगह आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाओगे। अगर आपका वाई लिमिटेड है, एक रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में है और एक रजिस्टर्ड है गुजरात में, तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाओगे। ठीक है, एक रजिस्टर्ड में एक महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है और एक अनरजिस्टर्ड है गुजरात में, तो भी आप डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर वही महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड होता महाराष्ट्र के अंदर ही, तो उसे डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, आईजीएसटी एक्ट में भी दिया हुआ है डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन, कि अगर आप इंडिया से बाहर हो, मतलब एक इंडिया में है एक इंडिया से बाहर है, तो उसे भी क्या माना जाएगा, उसे भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। चलिए, अब आता है सेक्शन 7(1)(a। ये था शेड्यूल 2, अपन ने पढ़ा था कि किसको गुड्स बोलेंगे किसको सर्विस बोलेंगे। आपको मैंने बोला था कि इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, जस्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए थे मैंने कि आपका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, फिर ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। चलिए, फिर मैंने ये बताया था रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेंस और एग्रीइंग टू डू। इसमें क्या, ये तीन चीज जब आप कर रहे हैं, रिफ्रेन, टॉलरेंस और एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, तो इसमें दो चीजें, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या, एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए और आपको रिटर्न में क्या मिलना चाहिए, कंसिडरेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डेफिनेशन सप्लाई के थे, ये सारे डेफिनेशन मतलब ये सारे एग्जांपल सप्लाई के थे, और ये सारे एग्जांपल क्या थे, ये सारे एग्जांपल सप्लाई के नहीं थे। ठीक है, नॉट सप्लाई के थे। अब आते हैं हम लोग शेड्यूल 3, जो कि है नेगेटिव लिस्ट। यहाँ तक हम लोग ने पिछले 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 पार्ट में कर लिया था, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर फ्रीली अवेलेबल। ये पूरी सीरीज फ्री होने वाली है गाइस, और मैं इस सीरीज को कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए हम लोग गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है, शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 क्या होता है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, ना तो ये गुड्स माना जाएगा ना तो ये सर्विस माना जाएगा। अब देखिए, अगर एम्प्लॉय मैंने बोला था डिस्टिंक्ट, मतलब ये क्या होते हैं, रिलेटेड पर्सन होते हैं। एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में एम्प्लॉयर क्या देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है, सर्विस देता है। ठीक है, और सर्विस के बदले अगर उसको ये सारी चीजें मिल रही है, सैलरी, बोनस, पेंशन, प्री मैच्योर टर्मिनेशन और परक्विजिट, मतलब सैलरी के नेचर वाली चीज मिल रही है उसको, तो तो उसे क्या माना जाएगा, तो उसे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, मतलब वो नेगेटिव लिस्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है,
इसमें एक नोट है कि नॉन कम्पीट फीस है, वो नॉन कम्पीट फीस अपन ने ऊपर भी पढ़ा था रिफरेन एक्ट वाला ऑब्लिगेशन वाले में, तो वहाँ पर उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं डायरेक्टर्स की बात करते हैं। डायरेक्टर्स, अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दो टाइप के, एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसका टीडीएस किस में कट रहा होगा? 192 में कट रहा होगा। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसका टीडीएस किस में कट रहा होगा? 194 जे में। ये क्या होता है? ये सैलरी वाला सेक्शन होता है और ये प्रोफेशनल फीस वाला सेक्शन होता है। ठीक है, तो ये अगर 192 में कट रहा है तो उसे क्या मानेंगे? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप माना जाएगा उसका, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, लेकिन अगर 194 जे में कट रहा है तो वो प्रोफेशनल माना जाएगा और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वहां पर नहीं आएगा, फिर वहां पर सप्लाई माना जाएगा और उस पर लगेगा जीएसटी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। फीस पेड टू कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कोर्ट और ट्रिब्यूनल को फीस दिया तो ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनको दिया तो नॉट अ सप्लाई। ठीक है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन को दिया तो ये भी नॉट अ सप्लाई। लेकिन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को दिया तो उसे सप्लाई माना जाएगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कोर्ट नहीं माना जाता है, तो इसीलिए उसको सप्लाई माना जाएगा। लेकिन आप देखेंगे इसको आगे एग्जाम कर रखा है, चलिए बाद में बताऊंगा मैं जब वहां पहुंचेंगे। तो अब फिलहाल आते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। आपने पढ़ा था एक्शनेबल क्लेम्स का होता है, गुड्स होता है। ठीक है, लेकिन अगर एक्शनेबल क्लेम्स में अनसिक्योर डेप्ट है तो अनसिक्योर डेप्ट को सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम, सारे एक्शनेबल क्लेम, इन सारों को छोड़ के, ठीक है, इन सारों को छोड़ के कोई भी एक्शनेबल क्लेम हो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ये सारे अगर है तो इसे सप्लाई माना जाता है। क्या? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। बोलिए मेरे साथ फिर से, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग, इनको क्या माना जाएगा? इनको सप्लाई माना जाएगा। और इनको छोड़ के कोई भी एक्शनेबल क्लेम है तो उसे क्या माना जाएगा? नॉट अ सप्लाई, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, अब देखिए, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का बंदा, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के ही बंदे के साथ क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है बिना इंडिया में एंटर हुए, तो उससे सप्लाई कैसे मान लेंगे? क्यों? इंडिया के टैक्सेबल टेरिटरी में तो एंटर ही नहीं हुआ, तो उस पर हमारे लॉ ही एप्लीकेबल नहीं होते, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सप्लायर है, रिसिपिएंट है। ठीक है, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर होम कंजम्पशन, अगर होम कंजम्पशन से पहले को मैं कस्टम्स में पढ़ाऊंगा, होम कंजम्पशन वगैरह, वेयर हाउसिंग वगैरह, वहां पढ़ाऊंगा मैं आपको अच्छे से। पर फिलहाल आप देख लीजिए, कोई सप्लायर है और रेसिपिएंट है, वो रेसिपिएंट को होम कंजम्पशन से पहले ही वेयर हाउस के अंदर ही गुड्स को ट्रांसफर कर दे रहा है। ठीक है, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब इसके अंदर दो अमेंडमेंट्स और है, वो भी मैं कवर करूंगा अमेंडमेंट वाले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना देख लीजिए। हाई सी सेल्स होता है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाता। हाई सी सेल्स आपको पता होगा, हाई सी सेल्स मतलब जो किसी के टेरिटरी में नहीं आता उसे हाई सी सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, फ्यूरल, बरियल, और ये मतलब ये मरने वाली चीजें हैं। जब मरने के टाइम पे लोगों को ले जाते हैं, डेड बॉडी को, डिसीज पर्सन को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, या फिर फ्यूनरल की सर्विस देते हैं, बरियल की सर्विस देते हैं। ठीक है, क्रीमोटेरियम की सर्विस देते हैं और मॉर्चरी की सर्विस देते हैं, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाता। नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें इंक्लूड हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज पर्सन। ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ी आती है ना, अंतिम यात्रा वाली गाड़ी, वो वाली गाड़ी भी एग्जाम्प्ट होती है जीएसटी के अंदर से। मतलब एग्जाम्प्ट मतलब उसे सप्लाई ही नहीं माना जाता है जीएसटी के अंदर। ठीक है, चलिए अभी, अगर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, फिर ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है कोई भी पर्सन जो होल्ड करता है कोई भी पोस्ट, कौन से पोस्ट? पीएम, मतलब ये वाले पोस्ट जो परसुएंस इन द प्रोविजन ऑफ सीएनएजी, प्रेसिडेंट, मतलब ये सब एग्जांपल्स है जो कोई भी पोस्ट हेल्ड करता है, किसमें? जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है उस पोस्ट के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उस कैपेसिटी में, तो उसे क्या माना जाएगा? उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई मतलब नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और मेंबर और अ डायरेक्टर इन बॉडी स्टेब्लिश बाय सीजी और एसजी और लोकल अथॉरिटी। ठीक है, मतलब ये वाले पर्सन, ठीक है, जैसे चेयरमैन, डायरेक्टर ऑफ आईआरडीए, एनएचएआई, ऐसे भी, मतलब ऐसे जो गवर्नमेंट ने लोकल अथॉरिटीज फॉर्म की है, सीजी ने फॉर्म की है, एसजी ने फॉर्म की है, उनके उनके लोग, उनके जो चेयरपर्सन है, उनके जो मेंबर्स है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसे भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अब आते हैं सीजी, एसजी, यूटीएलए है, वो अपना फंक्शन इंटरेस्टेड टू पंचायत अंडर, अब ये 234 आर्टिकल 234 जी और 234 डब्ल्यू वाली सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, ठीक है, म्यूनसिपालिटी वाली सर्विसेज दे रहा है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को क्या नहीं माना जाता है? सप्लाई नहीं माना जाता है। ठीक है, इसमें अभी दो केसेस होते हैं। ठीक है, एक 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 देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसमें दो केसेस होते हैं। अभी लैंड एंड बिल्डिंग है, क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है। अभी आपका ओसी या फिर सीसी, ओसी क्या होता है? ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, और सीसी क्या होता है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट।
अगर अगर ये दोनों में से कोई भी एक आ चुका है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आ चुका है और इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद आप सेल कर रहे हैं, इसके बाद आप सेल कर रहे हैं, तो इसे क्या नहीं माना जाएगा, तो इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, ठीक है, सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन ना ही ओसी आया आपका और ना ही सीसी आया। अभी अभी तक आपका ना ओसी आया ना सीसी आया। अब आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, अब आप सेल कर रहे हैं, अब आप सेल कर रहे हैं, तो इसे क्या माना जाएगा, इसे सप्लाई ऑफ सर्विस, इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। समझ गए? होप से आप इतना समझ गए होंगे। मतलब लैंड और बिल्डिंग के केस में क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में होता है कि अगर आपका ओसी और सीसी आ चुका है, अगर आपका ओसी और सीसी आ चुका है, अगर आपका ओसी और सीसी आ चुका है तो अगर आपका ओसी और सीसी आ चुका है तो आप इसे सप्लाई नहीं मानेंगे, और आपका ओसी और सीसी नहीं आया है तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ मैंने लिखी है, ये देखिए, एंटायर कंसिडरेशन बिफोर सीसी और ओसी सर्विस ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर एंटायर कंसिडरेशन क्या है, सीसी और ओसी के बाद है तो उसे नॉट अ सप्लाई। यही सेम चीज़ मैंने वहाँ लिखी थी। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं कन्वीनियंस, ठीक है, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वीनियंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी देखिए क्या होता है, चलिए मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल देता हूँ, अब बताओ आपको क्या होता है। तो क्या होता है देखिए, आप दो डिस्टिंक्ट पर्सन है, आपको मैंने बताया था, आपका अगर एक्स लिमिटेड आपका अगर एक्स लिमिटेड अगर एक्स लिमिटेड महाराष्ट्र में है और एक्स कहाँ पे, एक्स लिमिटेड कहाँ पे, एक्स लिमिटेड है गुजरात में, ठीक है। तो ये इसको गुड्स भेज रहा होगा, तो ये गुड्स के साथ क्या भेज रहा होगा, अपना ट्रक भेज रहा होगा। अगर ये अपना खुद का ट्रक भेज रहा है, ठीक है, अगर ये अपना खुद का ट्रक भेज रहा है यहाँ से गुजरात में, तो ट्रक भी तो जा रहा है, क्या ट्रक को सप्लाई माना जाएगा, ये जो ट्रक जा रहा है उसको सप्लाई माना जाएगा, क्या ट्रक को भी सप्लाई माना जाएगा, तो नहीं, आंसर है नहीं। उसे क्या किया है, नेगेटिव लिस्ट में डाला है, ये ट्रक जो जा रहा है ये ट्रक सप्लाई नहीं है, इसके अंदर जो माल जा रहा है वो सप्लाई है। अगर ये गुड्स, इसके अंदर जो गुड्स जा रहा है वो सप्लाई है, लेकिन ये ट्रक जो है वो ट्रक सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ये इतनी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। चलिए अभी देखिए, कैरिंग गुड्स पैसेंजर बोथ रिपेयर्स और मेंटेनेंस, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए जा रहा है तो जो ट्रक जा रहा है, मतलब जो कन्वीनियंस जा रहा है, मोड ऑफ कन्वीनियंस जा रहा है, उसे नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लिक्कर लाइसेंस पे। लिक्कर लाइसेंस क्या है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट बीवी की वाइन्स को, मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, वाइन्स मान लीजिए, बीवी की वाइन्स को क्या कर रहा है, लिक्कर लाइसेंस ग्रांट कर रहा है, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। मतलब लिक्कर लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट जब लिक्कर लाइसेंस ग्रांट करती है तो उस पर जो भी वो चार्जेस लेती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। चलिए अभी क्लैरिफिकेशन था, द सप्लाई ऑफ books shall be treated as supply of goods as long as supplier owns the book and has legal right to sell those book on his own। अभी यहाँ से आपको कुछ नहीं समझेगा, मैं यहाँ से बताता हूँ। ऑथर है, ठीक है, टेक्समैन है और बुक स्टोर है। टेक्समैन क्या है, टेक्समैन पब्लिशर है, ठीक है। अभी ऑथर, ऑथर पब्लिशर को क्या कॉपीराइट ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ऑथर पब्लिशर को कॉपीराइट ट्रांसफर करता है, ये इसके बदले में रॉयल्टी देती है, और ये बुक स्टोर को बुक्स ट्रांसफर करता है इसके बदले में, ठीक है, और इससे कंसिडरेशन देता है। तो क्लैरिफिकेशन क्या है, इसे क्या माना जाएगा, इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा एज लॉन्ग एज सप्लायर ओन द बुक्स एंड हैज लीगल राइट टू सेल दोज बुक। अभी इसने अपना कॉपीराइट ट्रांसफर किया तो इसके पास लीगल राइट्स आ गई, अभी अपना बुक्स अगर सेल कर रहा है तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। चलिए अब आते हैं प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अभी देखिए, इसमें प्रिंसिपल सप्लाई और प्रिंसिपल सप्लाई की बात की जा रही है, ठीक है। अगर बुक्स, एनुअल रिपोर्ट और पैम्पलेट छाप रहे हैं, या फिर टिश्यू पेपर, एनवलप और वेडिंग कार्ड छाप रहे हैं, तो आप देखिए ज्यादा हैवी वेटेज किसका है। अभी यहाँ पर बुक्स है तो बुक्स के अंदर क्या है, कंटेंट इज द किंग। बुक के अंदर, एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या है, कंटेंट इज द किंग। पेपर से मैटर नहीं करता पेपर कैसा है, झाड़ा है, मोटा है, पतला है, उससे मैटर नहीं करता। बुक के अंदर का आप क्या पढ़ेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे। एनुअल रिपोर्ट के अंदर का आप कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा, प्रिंसिपल सप्लाई कंटेंट है, और कंटेंट क्या माना जाएगा, फिर सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन अगर आप टिश्यू पेपर, एनवलप, वेडिंग कार्ड ये सब प्रिंटिंग करवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पर पेपर है, उसकी पेपर की क्वालिटी देखी जाती है, वो सब देखा जाता है, तो वहाँ पर उसको क्या माना जाएगा, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा।
अब आते हैं सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 क्या है? कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की बात कर रहे हैं। कंपोजिट सप्लाई का पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? जो नेचुरली बंडल्ड हो, तो वहाँ पर रेट किसका लगता है? प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगता है। मिक्स सप्लाई क्या होता है? मिक्स सप्लाई क्या होता है? टू और मोर गुड्स और सर्विसेज फॉर सिंगल प्राइस और आर्टिफिशियली बंडल्ड है, ठीक है। यहाँ पर भी दो गुड्स है, पर ये क्या है? नेचुरली बंडल्ड है। नेचुरली बंडल्ड मतलब मार्केट में ऐसा होता है, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक। ये नॉर्मल चीज़ है, जैसे लैपटॉप और लैपटॉप का बैग साथ में बिकता है, नॉर्मल चीज़ है। तो उसे नेचुरली बंडल बोलेंगे और उस पर प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा, ठीक है। लेकिन मिक्स सप्लाई में क्या होगा? दो चीज़ें, हम लोगों ने उसको जानबूझ के बंडल बनाया है। जैसे मैं गया मिठाई का डब्बा लेने, ठीक है। मैं मिठाई का डब्बा लेने गया, मुझे उस मिठाई के डब्बे वाले ने 2 समोसे एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। तो समोसा क्या है? मिठाई के डब्बे के साथ उसको हमेशा समोसा मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो वहाँ पर क्या है? वो नेचुरली बंडल नहीं है, वो क्या है? आर्टिफिशियली बंडल्ड है, और वहाँ पर क्या लगता है? हाईएस्ट है, ठीक है। चलिए, कॉम्बो ऑफर क्या है? सप्लाई ऑफ फूड और सिनेमा टिकट। एक क्लैरिफिकेशन था कि सप्लाई ऑफ फूड और सेल ऑफ सिनेमा टिकट, इसको क्या मानेंगे? इसको नेचुरली बंडल मानेंगे और इसको कंपोजिट सप्लाई बोला जाएगा, ठीक है। ये मिक्स सप्लाई नहीं होता। फिर क्या? इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी है, अगर क्लेम है, ठीक है। तो क्लेम सेल्वेज वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल। देखिए, अभी एक इंश्योरर है और एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। अभी क्या होता है? गाड़ी, मतलब आपने इंश्योरेंस लिया है इंश्योरेंस कंपनी से, आपकी गाड़ी ठुक गई मान लीजिए, ठीक है। तो जो क्लेम के बाद जो सेल्वेज वैल्यू है, वो अगर इंश्योरर की प्रॉपर्टी है, मतलब इस बंदे की प्रॉपर्टी है, आपकी ही प्रॉपर्टी है, वो गाड़ी ठुक गई, तो जो गाड़ी का स्क्रैप वैल्यू है, सेल्वेज वैल्यू बचा हुआ है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो उस पर उसकी जीएसटी लाइबिलिटी नहीं होगी, नॉट लायबल टू डिस्चार्ज लाइबिलिटी, ठीक है। अब इसमें एक दूसरा केस होता है। क्या केस है? इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपने सेल्वेज वैल्यू है, ठीक है। अगर मान लीजिए इंश्योर की नहीं, अभी इंश्योरेंस कंपनी, मतलब उन्होंने बोला कि वो गाड़ी उठा के ले जाएंगे आपकी, और आपको गाड़ी के बदले में आपका इंश्योरेंस का क्लेम दे देंगे, ठीक है। तो सेल्वेज वैल्यू किसकी प्रॉपर्टी बन गई? अब इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी बन गई। तो जब इंश्योरेंस कंपनी किसी बायर को वो सेल्वेज बेचेगी, मतलब ये गाड़ी जो आपकी ठुकी पड़ी गाड़ी थी वो बेच देगी, तो उस पर जीएसटी लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगी? जीएसटी लाइबिलिटी आ जाएगी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, ठीक है। चलिए, आते हैं, बिल्डर है, बायर है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है। तो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, मतलब आप बोलते हो मुझे इस दिशा में घर चाहिए, उस दिशा में घर चाहिए, तो उसके बदले में वो क्या चार्ज करता है? आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। तो उसे क्या माना जाएगा? उसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। और प्रिंसिपल सप्लाई क्या माना जाएगा? कंस्ट्रक्शन सर्विस। हाँ, इसमें एक वो है कि जो बिल्डर है वो आपसे ओसी और सीसी आने के पहले पैसे ले रहा है, ठीक है। ओसी और सीसी आने के बाद तो उस पर जीएसटी ही नहीं लगता। अभी देखिए, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी है, आर टू बी एलोकेटेड टू एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। अभी जो सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स है, ठीक है, उसे क्या, उसे उसे इसके एम्प्लॉय को दिया गया है। शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी को अलॉट किया गया है सब्सिडरी कंपनी के रिक्वेस्ट पे, ठीक है। तो देखिए, सेल एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटी, नाइदर गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। सेल और परचेस का, सिक्योरिटी का सेल और परचेस ना तो गुड्स होता है ना सर्विस होता है, तो यहाँ पर नहीं है। चलिए, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक मान लीजिए एक होल्डिंग कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी ने रिक्वेस्ट किया होल्डिंग कंपनी को कि इसके जो एम्प्लॉयज हैं, सब्सिडरी के जो एम्प्लॉयज हैं, वो होल्डिंग कंपनी उसको अपने शेयर्स दे दे, अपने शेयर्स दे दे, ठीक है। ये जो शेयर्स गए, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। चलिए, और क्या लिखा हुआ है वो मैं बताता हूँ आपको। इस, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अभी देखिए, ईसॉप है, ये सब है, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में ईसॉप वगैरह, रिसीव, ये सब जो रिसीव होता है वो शेड्यूल 3 में आता है। उसे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, वो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, तो उस पर जीएसटी आने का कोई चांस नहीं। तो इस पर भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। अगर सेल परचेस किया, उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। ईसॉप वगैरह दिया, उस पर भी कोई जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है इस पर, जैसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, उस पर जीएसटी आएगा। क्या? होल्डिंग कंपनी अगर कोई एडिशनल चार्ज करती है, एडिशनल फीस मार्केट, मतलब अभी दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पर। एडिशनल मतलब इसने बोला, अपने होल्डिंग कंपनी ने बोला, ठीक है मैं शेयर्स दे दूंगा, लेकिन मुझे उसके बदले में तू क्या देगा? तो ये बोलता है ठीक है, आप कमीशन ले लेना, कमीशन, ठीक है। तो जो ये कमीशन है, क्या इस पर जीएसटी लगेगा? क्या इस पर जीएसटी लगेगा? तो हाँ, इस पर जीएसटी लगेगा। और इसका क्या बोला जाएगा? इसको क्या बोला जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है। चलिए, होप्स आपको इतनी बात समझ में आ गई है। तो इसी के साथ हमारा 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 सप्लाई चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और सप्लाई को हम लोग करते हैं बाय बाय। ठीक है, चलिए बाय बाय गाइस। हाँ, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी करें, और हाँ, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सबको हेल्प मिलनी चाहिए जो भी May 26 का एग्ज़ाम दे रहा है। ये पूरी सीरीज़ मैं कंप्लीट करूँगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार अपना बनाए रहें। चलिए, बाय।